नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म हुआ है। 76वां सत्र है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और यहां प्रधानमंत्री बोले, तफसील से बोले और सबसे ज्यादा तवज्जो तरजीह वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को देते दिखे। डेमोक्रेसी डिलीवर्स, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। यह बात प्रधानमंत्री ने कही कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत हैं। आज की तारीख में हर छठवां व्यक्ति दुनिया में, हर छठा व्यक्ति वो भारतीय है, और भारत लोकतंत्र की परंपरा में विश्वास रखता है। यह चौथा संबोधन था प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और प्रधानमंत्री ने कहा यह भारत की खूबसूरती है, यह हमारी विविधता का नतीजा है, कामयाबी है कि एक चाय वाला चौथी बार दुनिया के सबसे बड़े मंच से विश्व को संबोधित कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का भी जिक्र किया कि जो पंक्ति में, कतार में आखिरी व्यक्ति है, उसकी भारत परवाह करता है, करता रहा है, करता आया है और करता रहेगा भी। 75वीं वर्षगांठ हम अपनी आजादी की मना रहे हैं। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, और जन कल्याणकारी नीतियों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने तफसील से जिक्र किया। और 2014-15 में जिन बातों पर गौर फरमाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, 3Ds की बात की थी, आज उनकी छाप 2021 में भी, 25 सितंबर 2021 को भी सुनाई पड़ी। तब प्रधानमंत्री ने ये जो 3Ds गिनवाए थे, पहला डी डेमोक्रेसी, दूसरा डी डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा डी डिमांड। युवा शक्ति जो है हमारे देश की, उसको आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का जिक्र किया। यह कोरोना काल, यह संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जो पूरी दुनिया जुई, पिछले 1.5 साल से श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने अपनों को खोया, उन लोगों को जिनकी मौत हो गई इस कोरोना काल में, और साथ ही साथ बताया कि डीएनए वैक्सीन तैयार है, एमआरएनए वो अपने आखिरी चरण में है, और दुनिया के तमाम निर्माताओं को उन्होंने न्योता दिया कि कम मेक वैक्सीन्स इन इंडिया, भारत में आइए, मेक इन इंडिया कीजिए। उन्होंने यह भी बताया किस तरह से 2.5 करोड़ तक का भी आंकड़ा, उन्होंने करोड़ों स्पेसिफिक फिगर नहीं दी, लेकिन 2.5 करोड़ का आंकड़ा 17 सितंबर को हम पार कर गए थे, एक ही दिन में जो टीका लगाया। इस बाबत जिक्र किया, और अंतर्राष्ट्रीय मंच है तो आतंकवाद का जिक्र भी होना लाजमी ही था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में आतंकवाद एक राजनीतिक औजार, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला, और आपको याद होगा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने वही रटा रटाया अपना पुराना राग अलापा था इसी महासभा में, और उसका करारा जवाब दिया था। भारत की भी एक परंपरा है, हमारा डिप्लोमेटिक कोर जो है, जो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स हैं, और उसमें आजकल यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में महिलाएं भारत की शान बढ़ा रही हैं। आपको ईनम गंभीर याद होंगी 2016 में, फिर विदिशा मैत्रा, और इस साल एक राइट टू रिप्लाई होता है। पाकिस्तान जो बरगलाता है, जो विलाप करता है, उसका जवाब भी दिया जा सकता है, दिया जाता है। राइट टू रिप्लाई कहते हैं इसे। और हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी टू द यूएन स्नेहा दुबे ने क्या जवाब दिया कल?
उन्होंने कहा पाकिस्तान इज एन आर्सनिस्ट डिस्गाइजिंग इटसेल्फ एज अ फायर फाइटर, यानी कि पाकिस्तान एक बलवाई मुल्क है और जामा ओढ़ रखा है, बलवाई यानी कि आग लगाता है, और जामा ओढ़ रखा है आग बुझाने का कि हम फायर फाइटर्स हैं। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन आतंकवाद का जिक्र किया। यह पहले भी किया था प्रधानमंत्री ने कि दुनिया को एक परिभाषा करनी होगी कि आतंकवाद क्या है। यह अच्छा और बुरा आतंकवाद इस कश्मकश में, इस जद्दोजहद में, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। विश्व को तय करना होगा कि आतंकवाद क्या है, और चिंता जाहिर की अफगानिस्तान पर, वहां के मौजूदा सूरत हाल पर प्रधानमंत्री ने, और अकलियत अल्पसंख्यक जो वहां पर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता भी जाहिर की। और इससे भी साफ हो जाता है, यह दुनिया जानती है, तालिबान का कब्जा क्या हुआ, बाय प्रॉक्सी आईएसआई का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान में। और इसी शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि दुनिया के कई हिस्सों में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तो ये मोटी मोटी बातें थी प्रधानमंत्री मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने संबोधन में जो कही। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हम बहस करते नहीं हैं, चर्चा करेंगे इसके मायने क्या हैं। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, जाने माने डिप्लोमैट और जो टीवी के शौकीन हैं, न्यूज के शौकीन हैं, इनका चेहरा न्यूज कास्ट करते हुए भी देखा है, एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ है। एक और प्रोफेसर है हमारे साथ, अभिषेक अमर, अमेरिका से सीधे जुड़ रहे हैं, अमेरिका में ही रहते हैं। इस भाषण के मायने क्या हैं वो हम इनसे जानेंगे। आतंकवाद का जिक्र हुआ है, सुरक्षा का जिक्र हुआ है, प्रॉक्सी वॉर की बात की गई है, इसे समझाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान रिटायर्ड वाइस चीफ रह चुके हैं, इंडियन आर्मी के बेहतरीन अफसर हैं। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी सालों से विदेश मामलों की परख करते आए हैं। तो जो 2014-15 में 3Ds का जो जिक्र था उसी का एक एक्सटेंशन देखा जाए, डेमोक्रेसी की ताल ठोकी, दुनिया को बताया डेमोक्रेसी के मतलब क्या होते हैं। डेमोक्रेसी डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो ताकत है कि व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स, कि हम कुछ बदलाव करते हैं तो वर्ल्ड परफॉर्म्स। और इस कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था गच्चा खा रही है हर जगह, तो इन 3Ds के और तीसरा डिमांड वो जुड़ा हुआ है। डिमांड अभी कम है, इसको आप कैसे आंकेंगे संजीव? देखिए संदीप, प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है, ये तमाम पहले के भाषण जो इसी मंच से उन्होंने दिया है उससे बिल्कुल अलग। जो 130 करोड़ की आवाज बनने की बात कही जाती थी संदीप, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वही आवाज सामने थी विश्व मंच पर। और बहुत लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान का जवाब दिया जाएगा, कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो कहा है वो गलत है। लेकिन आपने देखा उसके लिए तो स्नेहा दुबे ही काफी थी। हाँ। प्रधानमंत्री ने छुआ भी नहीं उस टॉपिक को। नहीं, हम छूते भी नहीं है। महासभा के संबोधन में राइट टू रिप्लाई में हम बोलते हैं, बिल्कुल। वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो चिल्लाते रहे। और देखिए स्थिति ऐसी है आज की तारीख में कि भारत को एक विश्व मंच पर नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन करने का, उसे पुनर्परिभाषित करने का जो अख्तियार दिया है अमेरिका ने क्वाड के जरिए, आज इंडो पैसिफिक, ये जो इंडो है, ये अपने आप में तय करता है कि भारत वर्ल्ड स्टेज पर कहां खड़ा है। और वो जो आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री 3 दिनों से वहां हैं। पहले दिन बायलैटरल्स संदीप, उसके बाद अगले दिन राष्ट्रपति से मुलाकात। तरस रहे इमरान खान कि उन्हें एक फोन कॉल मिले, लेकिन वहां पर खुले हाथों से मुलाकात। वहां क्वाड में जो बैठक हुई उसमें किस तरह से भारत को सराहा गया, और अब UNGA में वो आवाज। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करेगा। और खास तौर पर जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये बातें जो हैं, चीन बड़े ध्यान से आज प्रधानमंत्री की सुन रहा होगा संदीप। एम्बेसडर दीपक वोरा,
टुडे आई विल रिक्वेस्ट यू टू डॉन 2 हैट्स। आप राजनयिक तो हैं ही, और आप एक जाने माने न्यूज कास्टर भी रहे हैं। तलफ्फुज़, अंदाज आपने बहुत लोगों को सिखाया, उनमें से मैं भी हूं। तो आज एक राजनयिक और एक पत्रकार, दोनों के हैट्स डॉन करने के लिए आपको कहूंगा। जो ये संबोधन हुआ है, इसमें सबसे अहम, सबसे बड़ी बात आपको क्या दिखाई दी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में जब भी मैं आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे लिए जो शब्द कहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं। मौका मिलता है आपसे सीखने का और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं सबकी बात सुनने का। सर देखिए किस अदब के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। मालदीव्स के विदेश मंत्री को मुबारक दी। उन्होंने एक भूतपूर्व विदेश मंत्री थे अफगानिस्तान के, जून के महीने में उनको पराजित किया था और फिर वो प्रेसिडेंट बने यूएन जनरल असेंबली के। उनको मुबारक दे के शुरू करते हैं और फिर कंडोलेंसेस देते हैं जिन लोगों की मौत हो गई है इस वायरस के कारण। दिस इज पोलाइटनेस। ये भारत की का कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। अदब देखिए इस आदमी का। दूसरा सर, डिप्लोमेसी में कहा जाता है जो हम कहते हैं उसका महत्व होता है, लेकिन जो हम नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है। शुरुआत उन्होंने कैसी की? चाइना को, आपको याद है चाइना के जो पिंग पोंग साहब हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हैज नॉट वर्कड। पीएम साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या बोले? डेमोक्रेसी कैन डिलीवर एंड हैज डिलीवर्ड। एक घुमा के तमाचा मारा, हाथ को हिलाए बिना। उन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की बात की है। सर ये ग्लोबल इश्यूज हैं। आज भी मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, और जब मैं आपके चैनल पर अभी मैंने लॉग इन किया तो देखा कि मेरे पास 2 मैसेजेस आए हुए हैं 2 पीएम से अफ्रीका में, सेइंग प्लीज कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर। इससे मेरा कद 6 फुट 2 इंच का 6 फुट 8 इंच का हो गया है सुनकर। वो लोग बड़े ध्यान से इनका भाषण सुन रहे। फिर उन्होंने ये बताया है सर कि भारत में हमने क्या क्या किया। ये नहीं बताया कि हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए हमने क्या किया है। उन्होंने बताया कि जो आम आदमी है उसके लिए क्या किया है, क्योंकि देयर आर मोर पुअर पीपल इन द वर्ल्ड देन रिच पीपल सर। 5% लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया में देखेंगे कि वो 50% से ज्यादा विश्व का जीडीपी कंट्रोल करते हैं और बाकी 95% उस 95% जनसंख्या उस 50% डीजी को ले। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट इंक्लूसिव डेवलप। तो वो क्या बोले? बैंकिंग की बात की, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, हाउसिंग की बात की, ड्रिंकिंग वाटर की बात की, और फिर सर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने द्रोणाचार्य, जिनको मैं द्रोणाचार्य कहते हैं, ड्रोन्स के बारे में की। आपका एक पड़ोसी मुल्क है, उसने अफगानिस्तान में ड्रोन्स का प्रयोग किया था पंचशीर वैली में लोगों को मारने के लिए। पीएम साहब क्या बोले? हम ड्रोन्स का प्रयोग करते हैं मैपिंग के लिए, ताकि लोगों को फायदा हो उससे। व्हाट अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ स्पीच इन्होंने दी है सर। इन्होंने दिमाग से नहीं बोला है, इन्होंने अपने दिल से बोला है। फिर इन्होंने कहा कि जो पैंडेमिक है, महामारी, उसने पूरी दुनिया को सिखाया है कि वैल्यू चेन्स को बढ़ाना है। हमने एक देश पर डिपेंडेंट नहीं होना। चीन का नाम नहीं लिया, चीन को भी अच्छी करारी मार पड़ी है कि आप जो कहते थे हम दुनिया की फैक्ट्री हैं, सॉरी, वो समय जा चुका है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर, जो इन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि इस आपत्ति के टाइम पर, इस क्रूशल टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो, हमें जवाब देना है। क्योंकि सर हम लोग सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि दिस प्लैनेट डज नॉट बिलोंग टू अस, वी हैव ओनली बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने बच्चों से इस धरती को लिया है उधार पर, उनको वापस करनी है। और ये आपके प्रधानमंत्री बोल रिग्रेसिव थिंकिंग की बात की, पाकिस्तान। और अंत में जब उन्होंने कहा कि ओशन के सारे रिसोर्सेज सारी दुनिया के लिए होने चाहिए, और टैगोर के साथ उन्होंने एंड किया, चाणक्य को उन्होंने कोट किया है। देखिए सर, व्हाट अ मैन। लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस मैन इज ट्रूली अमेजिंग सर। और इतना मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये लिसोथो से एक एसएमएस आया पड़ा है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वहां पर, प्लीज कंग्रेचुलेट पीएम मोदी। अब आप बताइए मैं क्या करूं सर। ये स्पीच बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए एम्बेसडर वोरा, मैं हूं पत्रकार, हमारा काम है परत के नीचे भी देखने का।
ये जो स्पीच दी है प्रधानमंत्री ने, ये आफत काल है, आपातकाल है, कोरोना काल है, मेक इन इंडिया का आह्वान करते हैं, न्योता देते हैं। हमने ये भी देखा कि वैक्सीन भेजने में विदेशी मुल्कों से कितनी दिक्कत हुई। अभी भी हमारे सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, कोवैक्सीन को मान्य नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हमारी जो वो तीसरा डी जो डिमांड है इंडिया की, वो डिमांड थोड़ी कम भी हो रही है क्या? इस भाषण में कहीं ना कहीं वो बात भी छिपी हुई है, वो हमारा एक कंसर्न है जिसे हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, टुगेदर वी कैन शेप द वर्ल्ड एंड मेक इट हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव। वो महामारी की तो बात कर रहे हैं। हम लोग साथ मिलके आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, और कहने की क्या जरूरत है? क्या वो झाड़ लगाएं डेवलप्ड नेशंस को कि आप लोगों ने वैक्सीन को घेर के रखा है? इट्स वेरी वेरी क्लियर जब उन्होंने कहा है ग्लोबल हेल्थ के लिए भारत काम करेगा। वी इनवाइट ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, आइए भारत में प्रोड्यूस करिए। सर अगेन मे आई जस्ट रिपीट, आपको मैं कह, यू नो दिस बेटर देन आई डू, कि जो हम नहीं कहते हैं, जो इशारा करते हैं डिप्लोमेसी में, उसका बहुत महत्व होता है। ग्रीन वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज, उन्होंने जिक्र किया है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दुनिया 70% भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ये कौन कह सकता है? नहीं, जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं एम्बेसडर दीपक वोरा, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े मंच से, आपने कहा चीन को जवाब दिया, बिल्कुल दिया। पर चीन को जब हम जवाब देते हैं और हमें मेक इन इंडिया का हमारा टारगेट था कि हम 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ जॉब्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का जो पुट है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उसे 16% से बढ़ाकर 25% करेंगे। चाइना से दुनिया भर की कंपनियां हट रही हैं, लेकिन वो वियतनाम या बांग्लादेश या मैक्सिको जा रही हैं, भारत अभी भी बहुत कम आ रही है। मैं सर क्षमा करेंगे, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। जो कॉन्वर्सेशंस मैं जानता हूं जो हो रही हैं वो भारत की तरफ देख रहे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं सर, बचपन में हम सब सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ते थे। अगर आज अंतरिक्ष से सुपरमैन आ जाए, सुपरमैन चाइना चला जाए, उसको कोई कहे कि जितनी विदेशी फैक्ट्रियां हैं चाइना में, जितनी विदेशी पूंजी के साथ बनाई हुई है, उन सबको उठाओ, जैसे भगवान श्री हनुमान जी ने उठाया था पहाड़ को, सबको उठा दो और कहीं और ले जाओ। एक ही देश है जहां वो सारी फैक्ट्रियां समा सकती हैं। वो वियतनाम नहीं है, वो जापान नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है सर, वो भारत है जहां ये समा सकती हैं। प्रोफेसर अभिषेक अमर, सर एक सेकंड के लिए, प्रोफेसर अभिषेक अमर, आप लगातार 7 सालों से, जब से मोदी सरकार है और चौथा ये दौरा, वैसे तो 7 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये चौथा संबोधन था। इसको मैं एक पर्सपेक्टिव चाहूंगा। हम यहां भारत में बैठे हैं, अमेरिका में किस तरह की बज है, पहले जो बज होती थी, इस बार की बज, उसका थोड़ा आकलन कीजिए। देखिए, पहले एक एक्साइटमेंट था कि इंडिया में नया चेंज आ रहा है, नया लीडरशिप है, नया विजन है, राइट। इस बार जो माहौल है वो बहुत ही अलग है। दुनिया एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी भी चाइना जिस तरह से इमर्ज किया है एज अ ग्लोबल सुपर पावर, वो सिर्फ इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि कैसे चाइना के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल दोनों इन्फ्लुएंस को काउंटर करे। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मुझे लगता है अमेरिका के जो रिलेशनशिप्स है उसको शेप कर रहा है आज की डेट में। पहला एक ये है, यहाँ जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है अमेरिका में वो चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर के हो रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं तो इंडिया और चाइना का जो इंडिया और यूएस का जो नेचुरल पार्टनरशिप की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज यहाँ के एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अमेरिका बार बार कोई किसी न किसी क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब कहीं आग लगी हुई है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, अमेरिका में जिस तरह से हुआ है अभी। तो ये अमेरिका अपने इश्यूज को कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है। तीसरी बात जो कि वैक्सीन को लेकर के निकल के आई है कि आज की डेट में इंडिया, जैसा वोरा साहब कह रहे थे, इंडिया के बिना वर्ल्ड को वैक्सीन नहीं मिल सकता है। इंडिया सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का, और इंडियन वैक्सीन का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इस ग्लोबल पैंडेमिक को। नहीं, प्रोड्यूसर तो हैं, पर हमारे वैक्सीन को मान्यता नहीं मिल पाती है। अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको क्वारंटीन होना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जा रही।
देखिए, लेकिन वहां पर संदीप जी एक बात है कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा है, मान्यता की जो बात है वो डिप्लोमेटिक इशू है, वो इशू उठना चाहिए सही जगह पे। अब जैसे इंग्लैंड से जो रिस्पांस, जिस इशू की आप बात कर रहे हैं, वहां इंग्लैंड ने कहा कि हमको वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं है, हमको इंडियन सर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का इशू है कि गवर्नमेंट इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करे कि जब वही हमारा ही वैक्सीन भाई इंग्लैंड बनाएंगे हम, दुनिया लगाएगी तो अरे मान्यता तो दो, बना हम रहे हैं ना सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और सारी दुनिया उसी पे सर्वाइव कर रही है। अमेरिका का ही पर्सपेक्टिव देखे, जब वैक्सीन अमेरिका ने बनाना शुरू किया तो इन्होंने सिर्फ पहले अमेरिकन को दिया, बगल में मेक्सिको और कनाडा है उसको तक नहीं दिया। इंडिया वहां पे एक लार्जर हार्ट के साथ कोशिश किया कि जहां जहां हम शेयर कर सकते हैं करें, जब तक इंडिया खुद उस क्राइसिस में सेकेंड वेव में नहीं आया। लेकिन तो कहीं ना कहीं मोदी इन सब चीजों को लेकर के इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट इशू है कि इंडिया अभी इकोनॉमिकली एक डाउन टर्न में है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका एक मायने ये भी है कि वो चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो कुछ नए सेक्टर्स में, जो पुरानी कंपनीज हैं जिनको कहीं से भी कोई इश्यूज हो रहा है इस क्राइसिस के बाद, वो आए गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें। तो ये एक तरह से नहीं, एफडीआई बम्पर एफडीआई आ रहा है, पर एफडीआई में भी फिगर्स देखें तो इक्का दुक्का कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया, स्पेसिफिक सेक्टर्स में आ रहा है। तो ये इसी बात को लेकर मैं अब बाइडेन सरकार का मानस आपसे जानना चाहूंगा। हाउडी मोदी एक प्रोग्राम हुआ, ट्रंप के प्रति पूरा हमने समर्थन दे दिया, क्या वो अभी भी वो टीस कहीं इस निजाम में दिखाई देती है क्या? या भारत और अमेरिका जो पिछले 20 सालों में जो रिश्ते और प्रगाढ़ मजबूत होते चले गए, उनमें थोड़ा सा विराम लगा है क्या, या ये ओवर रीडिंग है? नहीं, देखिए संदीप जी, विराम नहीं लगा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया और अमेरिका दोनों स्टेबल डेमोक्रेसीज हैं, तो रिलेशनशिप तो, और आज की डेट में दोनों नेचुरल एलाइज है, क्योंकि अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है जैसे इंडिया को अमेरिका की जरूरत है। दूसरा कि पीपल टू पीपल कनेक्शन दोनों देशों में स्ट्रांग है। लेकिन एक जो पॉइंट मुझे लगा, जो राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा और कमला हैरिस ने भी कहा, और उसको बैलेंस भी करने का कोशिश किया कमला हैरिस ने, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर के एक छोटा सा बात कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्लूरलिटी इंडिया का जो मोदी आज बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज बोल रहे हैं, वो एक रिस्पांस था मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ने एक स्लोली नज किया प्रधानमंत्री को कि इंडिया का ये क्रिटिसिज्म है प्लूरलिज्म को लेकर के या माइनॉरिटीज को लेकर के। तो जो आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उसको लेकर के, तो एक नज था। लेकिन उसको बैलेंस भी किया उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद वाले इशू को डायरेक्टली एड्रेस करके। तो एक नज करने की कोशिश थी। वो एक आप देख सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसको मैं देखता हूं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ठीक है, मोदी और ट्रंप का अच्छा संबंध था, लेकिन मोदी का बाइडेन के साथ भी अच्छा संबंध था। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ आए, तो ज्वाइंट सेशन जो एड्रेस किया था वो बाइडेन ही उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो एक संबंध है, एक हिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ उपराष्ट्रपति है वो इंडियन ओरिजिन की है। कुछ तो इंडिया के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा, कुछ तो उनका टच होगा। तो ये भी एक इशू है जो मुझे लगता है कि लार्जर इशू यही है कि थोड़ा सा नज किया इन लोगों दोनों ने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे जो संबंध है वो स्टेबल है और वो इम्प्रूव नहीं। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो कश्मीर को लेकर, सीए को लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने चिंताएं जाहिर की हैं, क्या वो आड़े आ सकती हैं? या अभी 3 दिन में जो कुछ हुआ, जो बातें निकली हैं, वो क्या दर्शा रही है? देखिए, दोनों ने कहा तो दोनों ने, देखिए, किसी ने कश्मीर पे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लूरलिटी को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके लिए इंडिया जाना जाता है डेमोक्रेटिक, उसको लेकर के दोनों ने नज किया इनडायरेक्टली, उसको बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन नज किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिसी से मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को फर्क पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन सुलझे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को लेकर के इंडिया के साथ अपने संबंध को, ठीक है। अब अगला जो अहम मुद्दा है जनरल खाद्यान, वो है आतंकवाद। और बिना लार लपेट, दो टूक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर, औजार के तौर पर किया जा रहा है। यह सीधा निशाना पाकिस्तान पर था। और यहां पर हमारी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत से कहते हैं अरे भाई पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लेने की जरूरत है क्या? खामखा तूल देने की क्या बात है? जिसको संदेश दिया जा रहा है दुनिया समझ रही है। संदीप, हम अपने प्रधानमंत्री को पिछले 6-7 साल से सुनते हुए आए हैं। वो दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता तो हैं ही, लेकिन जो शब्दों का वो चुनाव करते हैं और जिस तरीके से वो अपने मैसेज, अपना संदेश दुनिया के सामने देते हैं, वो 2 शब्द 20 के बराबर लगते हैं। वो हमेशा यूनाइटेड नेशन में एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर की तरह बात करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप वहां जाके शिकायत करना पिछले 70 साल से जो कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा उसका सिर्फ इशारे में, लेकिन दुनिया में किसी को शक नहीं है कि जब वो ये कहते हैं कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी देश की नीति बना के आगे चल रहे हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया में पूरे 180 देशों को यकीन है कि इसे पूरा संकेत पाकिस्तान की तरफ था। नाम लेना जरूरी नहीं है, प्रधानमंत्री लेवल पे लेना भी नहीं चाहिए, बाकी ऑफिशियल बहुत हैं जो उनका जवाब देंगे। दूसरा, जब उन्होंने प्रॉक्सी वार की बात की, किसी को शक नहीं है कि वो प्रॉक्सी वार आज के दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ रहा है। तो ये उनकी खूबी है कि वो, देखिए, उसने 6-7 साल पहले हम भारत को खुद एक गरीब देश मानते थे, एक विकासशील देश माना जाता था, दुनिया के सामने जाते थे तो नजर थोड़ी झुकती थी। आज सीना ऊपर करके बात करते हैं। ये आपने बिल्कुल कहा कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कहा। मैं थोड़ा सा हटके आपको और भी बता दूं, मैं अब से करीब 4 घंटे पहले दिल्ली से लंदन आया था फ्लाइट से। मुझे बड़ी आशंका थी, जो अपने मीडिया में आता है कि इंग्लैंड में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़े चेकिंग होती है। मुझे ये कहने में बुरा भी लग रहा है कि मेरे को डिपार्चर के टाइम पर ज्यादा उलझने आई, अराइवल के टाइम पर कोई उलझन नहीं आई। हाँ, जो सर्टिफिकेट वहां एयरपोर्ट पर उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो एक जो अपने राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी ने किया है मेरे कोविड टेस्ट, तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर बार कोड नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। मुझे जबरन एयरपोर्ट पर दोबारा टेस्ट कराना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली एयरपोर्ट की? या दिल्ली एयरपोर्ट। हाँ। और जब मैं यहाँ लंदन आया, मैंने वही सर्टिफिकेट, इन्होंने कोई बार कोड की बात नहीं करी। जो प्रोसीजर आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं वो तो कई साल से ले जा रहे हैं, वो तो लेते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। तो ये अफवाह ज्यादा है, मैं इंग्लैंड की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आना जरूरी है। जहां तक प्रधानमंत्री हैं, आज के दिन भारत एक दुनिया में फलक्रम बन गया है कि सब देश भारत की बात करते हैं। जो समाचार आया था शायद सही होगा कि यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया है कि उनके और फ्रांस के बीच में जो अड़चन चल रही है, वो सबमरीन डील कैंसिलेशन के बारे में, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा भारत की छवि और ऊपर क्या हो सकती है कि दुनिया आपकी तरफ देखती है। तो सुरक्षा लिहाज से, सामरिक लिहाज से, जो आप प्रॉक्सी वॉर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात हुई, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की। पर दरअसल ये पूरा रायता तो अमेरिका ने फैलाया, 20 साल वहां थे, वहां की आर्मी को भी ट्रेन किया, वो तालिबानी आर्मी बन गई, वो छोड़कर भाग गए। और ये जो प्रॉक्सी है वो आईएसआई कब्जा कर रहा है ना, तालिबान का कब्जा नहीं, वो दरअसल आईएसआई का कब्जा हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री गाहे बगाहे दरअसल एक टीका कर रहे थे अमेरिकी रणनीति पर भी? इसे किस तरह से पढ़ते हैं आप? अमेरिकन बाइडेन की रणनीति तो सबसे ज्यादा उसकी आलोचना अमेरिका में ही हो रही है। देखिए, मेरा मानना है अमेरिका को बाहर वापस जाना तो था ही, वो यहाँ परमानेंट तो रह नहीं सकते थे, लेकिन जिस तरीके से वो गए हैं उसमें सुधार हो सकता था। मुझे बड़े आश्चर्य आता है कि एक अमेरिका जैसे आर्मी जिस तरीके से वो भगदड़ मचा के गए हैं, एक किस्म से भाग के गए, वो एक शर्म की बात थी और अमेरिका जैसे देश को बिल्कुल शोभा नहीं देती। नहीं, अमेरिका की चुप्पी हमारे लिए
सुरक्षा लिहाज से आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहां पर तालिबान है, वो चाहे अपना बदला हुआ चेहरा दिखाते रहें, दुनिया को चाहे मान्यता देनी पड़ जाए। 1996 में तो 3 मुल्कों ने ही मान्यता दी थी जब उन्होंने वहां पर कब्जा किया था पहली बार। इस बार लग रहा है कि दुनिया थोड़ा सा उनको शायद मान्यता दे दे। स्पिलओवर जो है, जो कोलैटरल डैमेज है, वो भारत पर सबसे ज्यादा होने वाली है। और ये पाकिस्तानी जो कब्जा है आईएसआई का, इसकी गाज हम पर पड़ सकती है। उसे लेकर पाकिस्तान को टाइट करने वाली बात भी आपको दिखाई पड़ी इन पिछले 3 दिनों में? नहीं, बिल्कुल दिखाई। उन्होंने संकेत दिया प्रॉक्सी वार का, दुनिया के लिए वो संकेत ही काफी है। प्रधानमंत्री के स्तर पर और कहना जरूरी नहीं है। अगर हम भी पाकिस्तान का नाम लेना शुरू करें तो नरेंद्र मोदी और इमरान खान में क्या फर्क हुआ फिर? दुनिया भी जानती है कि जब प्रधानमंत्री प्रॉक्सी वार की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं कि कुछ देश आतंकवाद को नीति बना के अपना आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका इशारा साफ पाकिस्तान की तरफ है। नहीं, मेरा सवाल ये था जनरल कादियान कि अमेरिका सालों साल भारत पाकिस्तान एक हाइफनेटेड रिलेशनशिप के तौर पर देखता है, दोनों को जोड़कर देखता है, बीच में थोड़ा बदलाव आता दिखा था। आज पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि आसनिस्ट है, ये तो बलवाई मुल्क है। अमेरिका की नजरों में अभी पाकिस्तान क्या ट्रस्टेड एलाय है या वो चीज खत्म हो चुकी है? देखिए, पाकिस्तान की सच्चाई अमेरिका के सामने बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन अमेरिका की गरज थी पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए। वो गरज बरकरार है क्या अभी? वो शायद नहीं होगी। हालांकि ओवर द होराइजन में शायद पाकिस्तान की जरूरत पड़ सके, लेकिन उसके दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए, क्योंकि कतर से बहुत दूर पड़ता है ड्रोन वगैरह का भेजना उसको। तो ये अभी सिर्फ कोई डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन अमेरिका को आज के दिन पाकिस्तान की गरज है भी तो उतनी नहीं है जो पहले थी कि वो डॉलर पहले थी। संजू वर्मा, आप बड़ा मुस्कुरा रही थी, खास जब एम्बेसडर दीपक बोरा अपना विश्लेषण कर रहे थे। इस संबोधन की सबसे अहम बात आपकी निगाह में, आपकी नजर में क्या थी? संदीप जी, दीपक वोरा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझाया। पहली बात तो ये, मुझे 32 मिनट वेट करना पड़ा, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि संदीप चौधरी जी के शो के बाद सबसे ब्रूटल ट्रोलिंग मेरी होती है, बट आई एंजॉय दी शोज बिकॉज दे आर सो इंफॉर्मेटिव और मुझे बहुत सीखने को मिला। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इंट्रोडक्शन और जो एंडिंग कंक्लूजन थी। जिस तरह से उन्होंने कहा, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल हुआ है और हमारी विविधता में ही हमारा सशक्तिकरण है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान हमारी विविधता है। और जैसा कि आपके एक पहले पैनलिस्ट ने भी कहा, जब उन्होंने कहा व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज एंड व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, संदीप जी आप सबसे एक बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो मुझे लगता है बहुत सही किया। नाम लेने की जरूरत क्या है? बिना नाम लिए कसकर तमाचा मिला है इमरान खान को। सबको पता है कि प्रॉक्सी वॉर कौन परपेट्रेट कर रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि चाइना को भी कसकर तमाचा मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2-3 बार ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की बात की और विश्व को यह याद दिलाया कि वैश्विक तौर पर किसी एक मुल्क या देश पर निर्भर होना कितना गलत हो सकता है और किस तरह अर्थव्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ सकती हैं। यह साफ है कि इशारा चाइना की तरफ था। पर एक चीज मैं कहूंगी जो आई थिंक दीपक वोरा जी ने भी कहा, जब सही समय पर सही कार्य नहीं होता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। कई दशकों पहले कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के ये जो शब्द है, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस तक को कहा, और इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए संदीप जी। उन्होंने क्लियरली कहा विदाउट एनी होल्ड्स बार्ड, नो होल्ड्स बार्ड। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा,
और रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस को भी एक तरह से चेतावनी, तो बहुत हार्श वर्ड होगा, बट उन्होंने ये बात याद दिलाई, उनके सामने ये साझा किया कि भाई चाहे कोविड हो, चाहे प्रॉक्सी वॉर्स हो, चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे हाल ही में जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र पर, यूनाइटेड नेशंस के रोल पर बहुत सवाल खड़े किए गए। यूनाइटेड नेशंस हैज टू मेक इटसेल्फ रेलेवेंट। और ये बात 2015 में भी, एक सेकंड के लिए बीच में रोक रहा हूं, आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं संजू, ये 2015 में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि थोड़ा बदलना होगा, बदलते वक्त के साथ बदलने की जरूरत है संयुक्त राष्ट्र को भी, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्वरूप को भी अब बदलने की जरूरत है कि 5 आदमी तय कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र एक मूक दर्शक बन के बैठा रहे। अफगानिस्तान में जो तालिबानी कब्जा किया वो दरअसल आईएसआई का कब्जा होता है, और सब चुप बैठे रहे। आतंकवाद के सबसे बड़े भुक्तभोगी हम हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि दरअसल ये एक कड़वी हकीकत है डिप्लोमेसी की। हर कोई अपना हित साधता है, हर कोई अपना हित साधता है, हम दरियादिली दिखाते हैं, रिसीविंग एंड पर हम हो जाते हैं। यह भी एक कड़वी हकीकत है। संदीप जी, आपने बहुत सही बात कही। आई थिंक 2015 में तो उन्होंने कहा ही था, पर मुझे लगता है इस बार उन्होंने जो हार्ड टॉक एंड स्ट्रेट टॉक किया है, आई थिंक बहुत जरूरी था, क्योंकि हर कोई जानता है कोविड, कोरोना वायरस कहां उजागर हुआ, पर आज तक चाइना को खुले तौर पे चेतावनी एक इंटरनेशनल फोरम पर मुझे नहीं लगता किसी ने दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना चाइना शब्द का इस्तेमाल करते हुए चाइना को लपेटकर जो मैसेज देना था कड़े शब्दों में दिया है। और संयुक्त राष्ट्र को भी एक तरह से यह संदेशा दिया है कि यदि आपको प्रासंगिक बने रहना है तो आपको अहम मुद्दों पर एक स्टैंड लेना होगा। आपने सही कहा, एवरीबडी नोज कि तालिबान हैज द सपोर्ट ऑफ आईएसआई एंड द हक्कानी नेटवर्क, पर जो हुआ और जिस तरह तालिबान की ऑडेसिटी देखिए, दे वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनाइटेड नेशंस। ये तो अच्छा है कि कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल्स कमेटी ने कहा नो, यू आर नॉट गोइंग टू बी इनवाइटेड टू द 76th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। पर उनके, मैं कहूंगी, ऑडेसिटी को देखिए, साहस नहीं बोलूंगी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो बहुत अहम बात की, वो कि यूनाइटेड नेशंस का जो योगदान है ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल इकोसिस्टम में, उस पर सवाल खड़े करके उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को यह याद दिलाया कि आपको और सही तरीके से योगदान देना होगा, सो दैट द वर्ल्ड टेक्स यू मोर सीरियसली। नहीं तो ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल लॉज की धज्जियां उड़ते समय नहीं लगेगा। इसमें एक और पक्ष है संजू, देखिए, जो मैं 3Ds की बात कर रहा था, आज डेमोक्रेसी की बात की, मेक इन इंडिया का भी आह्वान किया, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिमांड। अब ये जो कोरोना काल है, ये अपने आप में आपदा एक अवसर भी आपको देती है, और हमारी अर्थव्यवस्था गोता खाई है। और कोरोना से पहले भी हम 3.2% पर चले गए थे। मैन्युफैक्चरिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हम यहां देने की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, वो नहीं हो पाया है। तो ये सिर्फ यूएन की बात नहीं, विश्व समुदाय को भी एक संदेश कि देखिए, सबसे जब हम वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम पर आइए, हमारे पास आइए। एफडीआई की आप फिगर्स बता देंगी कि एफडीआई बहुत आ रहा है, पर यह भी संदीप जी बोलने तो दीजिए। अरे तो सवाल तो पूरा होने दीजिए। तो यह भी अपने आप में एक चुनौती है ना हमारे लिए, हमें दुनिया को साधना भी है, यहां हमारे हित है। करेक्ट। मुझे लगता है संदीप जी, देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबल इकोसिस्टम को बहुत आहत पहुंचा कोविड के बाद, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है, सिंस आपने मेरे को प्रीएम्प्ट किया, तो मैं ये भी बता दूं कि मुझे लगता है जहां नरेंद्र मोदी जी को अनएडल्टरेटेड अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और लोग मुझे अंधभक्त बुलाएंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2020 में ग्लोबल एफडीआई वाज डाउन बाय 42%, 42%, हमारे यहां पर 27% ग्लोबल एफडीआई में वृद्धि हुई, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आंकड़ा है 81.72, लगभग $82 बिलियन। 82 बिलियन में 28 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है। सुनिए तो संजू, $82 बिलियन में $28 बिलियन किसके पास गए? एक कंपनी के पास ना।
संदीप जी ये तो आप जानती खत्म तो हैं। करने दीजिए। हाँ प्लीज संदीप जी करिए ये गलत करिए है। करिए करिए। एक चीज संदीप जी और एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, कल भी मैं एक डिबेट पर थी और कई लोग नरेंद्र मोदी जी पर ताना कस रहे थे कि भाई देखिए कमला हैरिस ने जब कहा वी नीड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यू, इशारा हमारी तरफ था क्योंकि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को मजल करने की, दबाने की कोशिश करती है। तो मैं उनको आज याद दिला दूं, कान खोल कर सुन लो, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड और इस बात पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मोदी विरोध में देश विरोधी मत बन जाइए। नहीं इतने नहीं, सवाल अंधे मत हो पूछना जाइए। देश विरोधी नहीं होना होता। अमेरिका में एक बड़ा सवाल धड़ा है पूछिए। डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो ये सवाल उठा रहा है कश्मीर को लेकर, सीए को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर। सवालों के जवाब देने होंगे, उसमें भारत नहीं, विरोध संदीप और जी, ये विरोध होने की जरूरत नहीं। संदीप जी एक मिनट आपको टोकूंगी। हाँ I think nobody in their sane mind will doubt the fact कि कल जब कमला हैरिस ने डेमोक्रेसी को लेकर कुछ शब्दावली का प्रयोग किया था, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। अच्छा। इशारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत की तरफ नहीं था। और आपको यदि ये बात समझ नहीं आती, मैं उन लोगों से कह रही हूं जो हमको अंधभक्त कहते हैं, तो प्लीज रीविजिट योर। नहीं, अंधभक्त क्यों है? आप प्रवक्ता हैं भाई, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो बीजेपी को डिफेंड करेंगी ना, इसमें Oh my अंधभक्ति की God, बात संदीप नहीं है। जी। हम पत्रकार हैं, हम संदीप जी, सवाल मुझे एक पूछेंगे। बात- नहीं, संदीप जी एक बात आपको माननी होगी। हाँ ये बात मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए कि 85 करोड़ डोजेस आज तक दिए जा चुके हैं और एडल्ट पॉपुलेशन का 65% से ज्यादा को एटलीस्ट 1 डोज हैज बीन एडमिनिस्टर्ड। और सबसे खुशी की बात यह है जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे कोवैक्सीन की बात हो, दी फर्स्ट होम ग्रोन वैक्सीन, या जेनोवा फार्मा जो mRNA वैक्सीन की तरफ काम कर रही है, या ज़ाइकोविडी जो फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन बना रही है, जो 12 साल के ऊपर के बच्चों पर भी इस्तेमाल, दे कैन यूज इट विदाउट एनी रिपरकशंस। मुझे लगता है इसके लिए हमारी हाँ, और इसलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है ना कि कम मेक वैक्सीन्स इन इंडिया। फ्रेटर्निटी को धन्यवाद देना चाहूंगी, पर साथ साथ आप हर चीज में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे। कटघरा नहीं होता, ये आपको लगता है, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। संदीप जी आपका मतलब इन थर्ड पर्सन। अच्छा, पर चलिए। यही लोग जो रोजाना कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे एक तारीफ का शब्द नहीं निकला। यही तो हमारी लोकतंत्र की, तभी तो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि सवाल भी करते हैं, विरोध भी जिसने करते हैं। 85 एक सेकंड अब एक सेकंड संजीव, मैं देख रहा था कि आप जो पॉइंट्स और लोग बता रहे थे उनमें कुछ आप मार्किंग्स कर रहे थे। आपकी इंटरवेंशंस क्या हैं? देखिए, इस बात को वैसे लीजिए कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं बोल रहे थे प्रधानमंत्री इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बोल रहे थे। उसमें से पॉइंट्स निकाल करके अपनी बातें कह देना वो अपना अपना सरोकार है, पर दरअसल आज की तारीख में भारत की जो रेलेवेंस है इंटरनेशनल स्टेज पर, उसको अंडरलाइन किया है प्रधानमंत्री ने। और खास तौर पर मत भूलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मसले जो हैं बहुत पुराने हैं। आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी समस्या चाइना है, और चाइना को एड्रेस कैसे किया जाए ये अमेरिका अकेले नहीं कर सकता है। इस पूरे ट्रिप का हासिल यही है, उसे भारत की मदद की जरूरत है। और आज जिस तरह से उन्होंने अपने डेमोग्राफी डिविडेंड की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद दुनिया के बहुत देश गर्व नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी डिलीवर कर रहा है। और आप समझिए कि चाइना पिछले साल जब गलवान वैली की घटना घटी थी, हमने सोचा था कि हमें क्या अकेले टक्कर लेना है उससे, क्या हम उसे रोक सकते हैं और हमें रोकने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। आज हम 1 साल बाद बात कर रहे हैं संदीप, हमें इस बात का विश्वास है कि विश्व व्यवस्था ने एक करवट लिया है, और उस क्वाड की जो पहली इन पर्सन बैठक हुई है उसमें यह संकेत साफ हो गया है कि बहुत से लोग हैं जो चाइना को कंटेन करेंगे, अंकुश लगाएंगे, और भारत उस पर गलवान में अपनी प्रेजेंस, हेलीपैड्स बनाने की भी फिर खबरें आने लगती हैं। आप देखिए कि ये जो डिसएंगेजमेंट है उसका एक प्रोसेस है। और डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग गया और चीन को भी लग गया कि थिएटर ऑफ वॉर जो है वो साउथ चाइना सी में शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए अफगानिस्तान से विड्रॉ करता है। और धीरे धीरे आपके गोगरा, आपके हॉट स्प्रिंग, यहां से निकल करके अब वो एक डेप्सांग
की घाटी है जहां पर वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि भारत के साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत माकूल नहीं है। और भारत को अब इस स्टेज पर पाकर जाहिर है कि हमारे लिए LAC पर अब तरद्दुद जो है वो कमेगा, क्योंकि हम आज इतने इंपॉर्टेंट हैं अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली, हम आज इतने इंपॉर्टेंट हैं जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है, नई जो इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स है उसके लिए, हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में वो डिप्लोमेटिक हिच में शब्द इस्तेमाल करूंगा, हाउडी मोदी कार्यक्रम होता है ट्रंप के लिए, एक तरह से प्रचार करना हो जाता है, लेकिन जो बाइडेन बन जाते हैं राष्ट्रपति, वो डिप्लोमेटिक हिच खत्म हो गया। जो गर्मजोशी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ करती थी, वही गर्मजोशी क्या अब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच? कोई नहीं जानता। हाँ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई गर्मजोशी किसी भी मंतव्य के बगैर नहीं होती है। ट्रंप थे तो वो अमेरिका थे, वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। आज बाइडेन है, हमारे लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप माने और अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लिए जाहिर है हम इंपॉर्टेंट है। और आप माने ना माने, हम कितना भी कह लें हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में विश्वास करते हैं, पर हकीकत तो यह है ना संदीप कि धीरे धीरे वर्ल्ड एक नए कोल्ड वॉर की तरह स्लिप कर रहा है, जहां एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ क्वाड, और उस क्वाड में और चाइना को रशिया का भी समर्थन है, बिल्कुल, जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है। और अमेरिका आज अकेले चाइना को कंटेन नहीं कर सकता है, उसे क्वाड की जरूरत है, और उस क्वाड में हमारी अहम भूमिका है। एशिया में हम जनरल कादियान, एक क्विक कमेंट चाहूंगा फिर क्लोज करूंगा। जो संजीव कह रहे हैं कि अब थिएटर ऑफ ऑपरेशंस, वॉर या एक्शन, वो साउथ चाइना सी की तरफ जा रहा है, और जो ये मित्रता और जो ये संकेत संदेश हमें मिल रहे हैं, पाकिस्तान को तो चलिए बोल दिया, लेकिन चीन को भी जो थप्पड़ मारा है आज प्रधानमंत्री मोदी ने, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए? देखिए, चीन पर बेशक दबाव है। ये जो सम्मेलन है क्वाड का, आपस में मित्रता जब ही होती है जब आपके इंटरेस्ट कॉमन हो। हाँ, आज के दिन क्वाड के चारों देश चाइना से बनाए हुए हैं। भारत क्योंकि वो टेरिटोरियल स्टेटस को बदलना चाहता है, जापान ईस्ट चाइना सी और आइलैंड को, शंका को आइलैंड को लेकर, ऑस्ट्रेलिया उस पर पाबंदियां लगाई हुई इकोनॉमिक, और अमेरिका इस बात से बनाया हुआ है कि वो अमेरिका को अपस्टेज करके खुद वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनना चाहता है। तो ये क्वाड के आने से इसका फोकस, साथ में ऑकस भी आ गया, तो क्वाड का एक किस्म से सौतेला भाई है, लेकिन जिसके हाथ में तलवार है। क्वाड तो उसका दायरा बड़ा था, लेकिन ये ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट है, वो सबमरीन का, तो मतलब ये, तो चाइना चिंतित है। लद्दाख में वो जरूर अभी डिफेंसिव पर है, पीछे हटेगा डिप्सांग से या नहीं वो तो समय बताएगा, वैसे भी वहां कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को काफी, तो जो संजीव कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है क्या? परंपरागत मित्रताएं बदल रही है, नए खेमे बन रहे हैं? जनरल कादियान, नई मित्रताएं तो बन रही हैं, 2 ग्रुपिंग तो बन गई हैं, लेकिन अगर मैं चीनी होता तो मुझे बहुत चिंता होती है आज के दिन। वो तो चिंता करिए, चिंता करनी चाहिए चीन को भी और पाकिस्तान को भी। दुनिया के सबसे बड़े मंच से विश्व को संबोधित किया आज प्रधानमंत्री मोदी ने, और लोकतंत्र की दुहाई दी है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे पास युवा शक्ति है और हमारे पास काबिलियत भी है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त भारत की इस विश्व गुरु बनने की राह में क्या क्या सहयोग देता है और कौन रोड़े कांटे बिछाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।